नमस्ते दोस्तों। आज की कविता है ऑड टू ए नाइटिंगेल। यह कविता जॉन कीट्स द्वारा रचित है। वह अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे और काफ़ी यंगर जनरेशन के थे। देखिए, जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं उनमें जो यंगर जनरेशन है उनमें ये मुख्य रूप से तीन कवि जॉन कीट्स हो गए, लॉर्ड बायरन हो गए और पीबी शेले हो गए। ये तीन थे। जॉन कीट्स ने अपना कैरियर एक सर्जन के सहायक के रूप में शुरू किया, लेकिन उन्होंने फिर अपना जीवन पोइट्री को समर्पित कर दिया। तो पढ़ते हैं। यह एक लिरिकल पोइम है। इट इज़ ए लिरिकल पोइम। यह गीतिमय कविता है और हम कह सकते हैं कि यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। देखिए, पहला स्टेंजा है। माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ऑपियर टू द ड्रेन्स 1 minute passed and leftwards had sunk। कवि शुरू करता है कि उसका हृदय दुखता है, दर्द देता है और वह एक तरह की ड्राउजी नमनेस फील करता है, यानी मानसिक रूप से काफ़ी वह सुन्न हो गया है, जड़ हो गया है, स्तब्ध हो गया है। और वो आगे कहता है कि वह अपना सुध बुध खो बैठा है, होशो हवास खो बैठा है, जैसे उसने हेमलॉक का सेवन कर लिया हो या फिर उसने अफीम का सेवन कर लिया हो। दोनों ही नशीली चीज़ें होती हैं, तो वो कहता है कि इन दोनों को पीने से उसको अलग ही अनुभव होता है। वह अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। जिस तरह से लेथ नदी का पानी पीकर कोई अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, उसे ज़्यादा आभास नहीं होता है किसी चीज़ का। तो इस तरह से कवि शुरू करता है। स्पेलिंग्स है, देखिए। ड्राउजी का मतलब होता है उनिंदा, नमने से यानी सुन्न हो जाना या जड़ हो जाना। सेंस का मतलब दिमाग से है। हेमलॉक एक प्रकार का जहरीला पौधा होता है और जिसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं। और लेथ एक काल्पनिक नदी होती है ग्रीक माइथोलॉजी में, और ऐसा माना जाता है कि इसका पानी पीकर लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं। और यहाँ कवि नाइटिंगेल को सुनता है और उसी को एड्रेस करके यह कविता की रचना उसके द्वारा की जाती है। दूसरा स्टेंजा है। इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट but being too happy in thine happiness, that thou light winged dried of the trees in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full throat is। कवि कहते हैं उसकी यह दशा बुलबुल के प्रसन्नतापूर्ण स्वभाव के प्रति उसकी ईर्ष्या का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनके मुक्त आनंद को देखकर वह खुद बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। वह उस फुर्तीली उड़ान वाली नन्ही सी परी ड्राइड को, जो सुरों की दुनिया में जो बीच के पेड़ों की भांति हरी है तथा अनगिनत वृक्षों और उनकी छायाओं से अटी पड़ी है, में उपस्थित तथा पूरे गले से गर्मी के आगमन का गीत गाते देख प्रसन्न हैं। यह कवि बुलबुल के खुश होने पर बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करता है। वह इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि अपने दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, वेदना को भूल जाता है। दूसरा इसमें है कि वृक्षों की देवी ड्राइड का यहाँ पे थोड़ा जिक्र किया गया है। ड्राइड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए गॉडेस हु ड्वेल्स इन द ट्रीज, जो वृक्षों के बीच में रहती हैं, ऐसी देवी बताया गया है।
ड्राइड को, या फिर ड्राइड को हम कोई फीमेल स्पिरिट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हियर नाइटिंगल इज़ कॉल्ड ड्राइड फॉर हर कैपेसिटीज़, क्योंकि उसकी एक तो आवाज़ काफ़ी मेलोडियस है और उड़ने में काफ़ी फुर्तीली है। और यहाँ पे बीच एंड ग्रीन एक वर्ड यूज हुआ है। द पोइट यूजेज इट टू डिस्क्राइब द कलर ऑफ द फॉरेस्ट लाइक बीच ट्री लीव्स, यानी काफ़ी ज़्यादा हरे भरे पेड़ हैं, उनकी भांति वह बहुत फुर्ती से इधर उधर आती जाती हैं। तीसरा है ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट hath been cooled along as in the deep delved earth, testing of flora and the country green dance and provençal song and sunburnt mirth। स्पेलिंग देख लेते। ड्रोट यानी होती है घूट, विंटेज एक प्रकार की शराब है, डीप डेल्व्ड का मतलब भीतर, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति जगत की देवी, और प्रोवेंशल फ्रांस के प्रोवेंस ज़िले से संबंधित जो कवियों के लिए और अपने अंगूरों के बगीचे के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। सन बर्न का मतलब धूप में सेकना, और मर्थ का मतलब होता है खुशी, यानी धूप सेकने का आनंद। सन बर्न मर्थ का मतलब हो गया धूप सेकने का आनंद। कवि अल्कोहल के नशे में सब कुछ भूल जाने की इच्छा रखता है तथा शराब पीने की मांग करता है। ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, जिसे धरती में खूब गहरे दबाकर लंबे समय तक शीतल किया गया है और जिससे गांवों का या देहात प्रदेशों का स्वाद मिलता हो, तथा जिसे पीकर किसानों के नृत्य और प्रोवेंसाल गीतों तथा धूप सेकने की खुशी की याद आती हो, वह बात करता है। द डीप डेल्व्ड अर्थ और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी मेटाफर का यूज हुआ है डीप डेल्व्ड अर्थ में और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा में। नेक्स्ट है ओ फॉर बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ फुल ऑफ ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with three fade away into the forest dim। ब्लशफुल का मतलब होता है लाल, हिपोक्रीन एक प्रकार की लाल रंग की शराब होगी, बीडेड का मतलब हो गया दानेदार, विंकिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, ब्रीम का मतलब किनारा, और फेड अवे का मतलब होता है गायब हो जाना या खो जाना। वह ऐसी लाल रंग की शराब हिपोक्रेन की पीने की इच्छा करता है जिसे पीकर कविता जाग उठती है, कविता लिखने का उसका मन करता है, तथा जो उसे दक्षिणी प्रदेशों की गर्मी प्रदान करती हैं। वह इसे एक प्याला भरकर पीना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वह इसे पिए जिसमें बुलबुले किनारे तक हों, और वह दुनिया को भूलकर बुलबुल के साथ ही जंगल में खो जाना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है। देखिए यहाँ पे ए बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ बीडेड बबल और पर्पल स्टैंड माउथ में मेटाफर का यूज किया गया है, और कवि दुखों और चिंताओं से भरे इस दुखद संसार से दूर जाने की इच्छा करता है। नेक्स्ट है फेड फार अवे डिजोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट वाट द अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन द weariness द फीवर एंड द फ्रेट हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रॉन। डिजोल्व का मतलब होता है अपनी पहचान मिटा देना, हेस्ट का मतलब हैज की पुरानी फॉर्म है, वेयरनेस का मतलब थकान है, फीवर का मतलब एक तरह से जो फीवर हो जाती है, ए स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट कह सकते हैं। फ्रेट का मतलब बेचैनी, रेस्टलेसनेस जिसे कहते हैं। ग्रोन का मतलब कराहना, मॉर्निंग साउंड जिसे कहते हैं। कवि पूरी तरह बुलबुल की दुनिया में खोकर उन सारी सांसारिक परेशानियों, थकान, फीवर, रेस्टलेसनेस, बेचैनी को भुला देना चाहता है जो बुलबुल के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। नेक्स्ट है वेयर
Palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. पालसी का मतलब पैरालिसिस होता है, लकवा होता है। स्पेक्टर थिन का मतलब होता है थिन लाइक ए गोस्ट, प्रेत की तरह बहुत दुबला पतला। लेडन आई का मतलब है पथराई हुई आँखें, और डिस्पेयर्स का मतलब निराशाएं हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं। और लस्टर्स का मतलब होता है एकदम शाइनी, चमकीली। पाइन का मतलब है टू बी वेरी सैड, और या फिर किसी को मिस करना या किसी चीज़ की कमी खलना, उसको बोला जाता है पाइन। वह हर व्यक्ति के द्वारा झेले जाने वाली तकलीफ़ों तथा बुढ़ापे में उसकी लाचार स्थिति, और आदमी का स्वयं अपने ही शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, यानी उसकी जवानी की जो क्षण भंगुरता की वह शिकायत करता है। यानी उसके अनुसार इस संसार में जो दुख है, निराशा है, उसमें डूबे हुए जो लोग हैं उनके बारे में वो बात करता है। वह सौंदर्य की जो इमोर्टेलिटी है और जो बेवफाई को देखकर भी वह काफ़ी दुखी होता है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ world is full of sorrow and disappointments, where physical beauty is not long lasting. People suffer due to fatigue, loss of physical vitality, sadness, despair। यानी हम इन चीज़ों से हमेशा ही ग्रस्त रहे हैं। Thou was not born death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self same song that found path. Immortal मतलब होता है अमर, ट्रेड डाउन का मतलब होता है कुचलना, एम्परर बादशाह है, और क्लाउन यानी विदूषक, और सेल्फ सेम यानी वही। इन पंक्तियों में कवि बुलबुल को यह बताना चाहता है कि वह एक अमर पक्षी है और उसका जन्म मृत्यु के मुख में जाने के लिए नहीं हुआ है। वो अमर है, वह हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भौतिक भूख और उसे गुमनामी के अंधेरे में नहीं ढकेल सकेगी। वह कहता है कि जिस आवाज़ को वह गाता हुआ सुन रहा है उसे बादशाहों ने भी सुना था, विदूषकों ने भी सुना था, यानी काफ़ी पहले से वो गाती आ रही है और आगे भी वो गाती रहेगी, इसलिए वह उसे अमर कहता है। कवि कहते हैं कि वी क्रश द लाइव्स ऑफ अदर्स इन सेविंग आवर लाइव्स, कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे के जीवन को क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं, यानी उनको दबाकर हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कवि कहते हैं कि हमेशा ही अपने अस्तित्व को लेकर स्ट्रगल होता आया है। थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रथ when sick for home, she stood in tears amid the alien corn, the same that oft times had charmed magic casements opening on the form of perilous seas in fairy lands forlorn। रुत बाइबल में वर्णित एक महिला है। वह अपनी सास नाओमी के साथ रहने के लिए अपने लोगों को छोड़कर चली जाती हैं और अपनी पृथ्वी की माँ और अपने पति की मृत्यु के बाद बोअज से विवाह करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि वह राजा डेविड की पूर्वज थी। वो अपने देश वापस लौटना चाहती थी, इसलिए वो उसे काफ़ी दुखी दिखाया गया है। एलियन मतलब विदेशी, ऑफ टाइम्स मतलब हमेशा, कैसमेंट्स यानी खिड़कियाँ, और पेरिलस मतलब खतरनाक, फेरी मतलब परी, फॉरलोन मतलब परित्यक्त जिसकी परवाह कोई नहीं करता हो। कवि कहते हैं कि बुलबुल का जो मेलोडियस सॉन्ग वह अभी तक सुन रहा था, उस
गीत को कभी दुखी हृदय वाले रुथ ने भी सुना होगा, जब वह अपने से दूर अपने देश को लौटने के लिए रो रही होगी। रुथ इसलिए अवश्य प्रसन्न हुई होगी जब उसने गाना सुना होगा नाइटिंगेल का। इस गीत ने उन शहजादियों और राजकुमारियों के हृदय को भी आकर्षित किया होगा जो किसी जादूगर द्वारा महल में बंद कर दी गई होंगी तथा वे समुद्र की ओर देखा करती होंगी। समुद्र की गहन और भयंकर आवाज़, लहरों का महल की दीवार से टकराना, झाग को जमा करना उनकी आशाओं पर आघात करने के समान रहा होगा और अपने निकलने के लिए कोई आशा उन्हें नहीं बची होगी। उस सुंदर राजकुमारी को निराशा के पलों में थोड़ी सी आशा की किरण बुलबुल के मधुर गीत से अवश्य मिलती होगी। Falon, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. फलोन का मतलब भुला देना, टोल मतलब बजना, सोल मतलब अकेला, अड्यू यानी गुड बाय, विदा, फैंसी मतलब कल्पना, एल्फ का मतलब नन्ही परियां। इस पद्यांश में फॉलोन शब्द एक घंटी सा बजता है तथा बुलबुल के समीप से कवि को खींचकर होश में ले आता है। जब बुलबुल उड़कर उससे दूर चली जाती है, वह उससे अलविदा कहता है तथा कहता है कि जिस तरह छल गई उस तरह तो कल्पना भी उसे नहीं छलती। इसके लिए वह उसे छलिया नन्ही परी कहता है, डिसीविंग एल्फ कहता है। बुलबुल के उड़ जाने से कवि क्या समझाना चाहता है, यानी कवि ये कहता है कि बुलबुल इसलिए प्रसन्न है कि यह किसी स्थान विशेष या वस्तु विशेष में आसक्त नहीं होती, और दूसरा ये कि यदि कोई दुख या कष्ट से राहत पाने के लिए हम किसी दूसरे स्रोत का सहारा लेते हैं तो वह हमेशा ही चला जाएगा, क्योंकि खुशी का कोई बाह्य स्रोत नहीं होता और वो स्थायी तो कभी नहीं होता। ये वो चाहता है कि जो खुशी होती है वो मनुष्य के अंदर ही होती है, उसे पहचानने की ज़रूरत होती है, और खुशी छोटी से छोटी चीज़ से मिल सकती है। कि वो कहता है कि जिस तरह बुलबुल के जो आवाज़ है उसे सुनकर ही कवि को काफ़ी प्रसन्नता हुई है, तो मनुष्य को खुशी किसी भी काम में मिल सकती है। लास्ट है, Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows over the still stream, up the hillside, and now it's buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? Anthem मतलब खुशी का गान हो गया, गीत हो गया। मेडोज का मतलब पास्चर या चरागाह हो गए। ग्लेड का मतलब भी घास के मैदान से है। फ्लेड का मतलब है रन अवे। बुलबुल के दूर और दूर जाते जाते गीत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, यानी ज़्यादा सुनाई नहीं देता। चरागाह के ऊपर, फिर सोते के ऊपर, फिर पहाड़ी के ऊपर से तब पूरी तरह शांत हो जाता है, यानी काफ़ी दूर वो निकल जाती है। कवि की शिकायत है कि उसकी कल्पना उसे धोखा दे गई और उसे याद नहीं आता कि बुलबुल का संगीत कल्पना मात्र था या उसे जगाने वाला एक सपना। वक्त के अनुभव की तीव्रता ने उसे झकझोर कर रख दिया तथा वह स्मरण नहीं कर पा रहा कि वह जगा हुआ है या सोया हुआ है।